गुड मॉर्निंग 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 2 चुनावी राजनीति पढ़ेंगे। इसमें हम पहले वाली वीडियो में चुनावी प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे कि हरियाणा क्षेत्र में किस प्रकार से 90 सीटों के लिए जब चुनाव हुए तो उसमें से 76 सीटें देवीलाल जी को दे दी गई और कैसे उन्होंने सीधे सीधे बहुमत प्राप्त किया। अब अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। मतलब जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है किसी उद्देश्य को लेकर, तो देश को क्या किया जाता है, अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्रों एरिया में बांटा जाता है और ये क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता होते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है कि प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है और वार्ड में हर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। तो प्रत्येक वार्ड में नगरपालिका के लिए एक सदस्य चुना होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 6 सीटें जीती, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 6 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल को कितने 6 लोग जीतकर राज्य विधानसभा तक पहुंचाते हैं। अब आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोग लोकसभा विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। संभव यह भी है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए क्या होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोच रखी है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए भी आरक्षित है। जो छोटे वर्ग के लोग जो आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। भी देखा जाए तो लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की ये स्थिति बताती है कि ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में आती हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है और अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी में नगरपालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में हम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है। पर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात लगभग अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण, शहरी, स्थानीय जो चुनाव होते हैं
उन निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। उन चुनावों में किसके लिए सीटें आरक्षित की गई है? महिलाओं के लिए। अब आता है मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव में काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में इसको वोटर लिस्ट कहते हैं। ये सब आप जानते हैं इसके बारे में। जब चुनाव प्रक्रिया होती है, मतलब जब चुनाव का माहौल होता है, तो किस तरह से हर वार्ड में, हर एरिए में जो कर्मचारी लोग हैं वो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट लेकर आते हैं हमारे पास और उसमें देखते हैं कि, और कई बार जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं होता, हमारे घर में जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है या उससे अधिक का है व्यक्ति, या तो उसके लिए वोटर लिस्ट में नाम होना उसका ज़रूरी होता है। यानी मतदाता सूची जो तैयार होती है उसमें उस सदस्य का नाम, उस परिवार के व्यक्ति का नाम होना अति आवश्यक है। इसी के आधार पर वो क्या करता है, वोट देने का अधिकार रखता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त होती है। अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से हम वंचित क्या नहीं कर सकते। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होना जरूरी है। और हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और नागरिक की जाति, धर्म, लिंग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे वोट देने का, मत देने का अधिकार है। और अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं, इसलिए हर बार उस सूची को तैयार करना होता है कि किस व्यक्ति का नाम है या नहीं। हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में सुधार होता है। जो लोग उस इलाके के बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम की सूची काट दी जाती है और हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में से चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है और सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है ताकि इनसे इनकी पहचान हो सके। वोट देते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट दूसरे को ना डाल दिया जाए। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो या अगली क्लास हमारी लगेगी तो उसमें पढ़ेंगे।